यार आज मैं ये सोच रहा था कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि आखिर एक देश कैसे चलाया जाता है। इतने बड़े देश, हमारा भारत देश इतना बड़ा है और इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या क्या चीजें करी जाती होंगी। हर एक चीज को अच्छे से गवर्न करने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि इस क्लास में इतने बजे आना है, स्कूल में इतने बजे आना है, इतने बजे छुट्टी होगी। वैसे एक देश को चलाने के लिए एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। आज की हम इस वन शॉट के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है क्या, भारतीय संविधान की आखिर हमें जरूरत क्या पड़ी, और किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश नहीं चल सकता है क्या? इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे और साथ में हम जानेंगे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें बातें बताई गई हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर कौन कौन सी वो ताकतें होती हैं जो एक आम नागरिक को एक अद्भुत नागरिक बना देती है। क्योंकि यहां पे हम लोग वही सारी चीजें सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम ये सारी चीजें जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हम ये भी जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, और ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। अक्सर कर आप लोगों ने सुना होगा कि हम सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। तो आखिर ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या हैं, और इनकी अपने आप में क्या इतनी बड़ी शक्ति है जो हम कॉमन सिटीजन को हो सकता हो अभी तक ना पता हो। लेकिन आज की क्लास में आपको ये सब बातें अच्छे से पता चल जाएंगी, और आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी क्लास में कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ लास्ट में मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो आपके एग्जाम में पूरी तरीके से आपके मार्क्स भी कंफर्म करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। अक्सर कर आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कोई गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलते समय गेम के रूल होते हैं। जैसे फुटबॉल को खेलने का रूल क्या होता है कि भैया पैर से फुटबॉल खेलना है, अगर आपने हाथ उसमें लगा दिया तो भैया आपने गेम का वायलेशन कर दिया, फिर पेनाल्टी लग सकती है। वैसे ही एक देश को चलाने के लिए कई सारे लॉस और कई सारे रूल यानी नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, और एक देश को चलाने के लिए जितने भी रूल्स एंड लॉ की जरूरत पड़ती है ना, उन सभी को एक बुक में प्रॉपर अच्छे से लिख लिया जाता है। उसी बुक को, उसी सुप्रीम लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी कंट्री को अच्छे से गवर्न करने के लिए जो बेसिक रूल चाहिए होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल चाहिए होते हैं ना, वो सारे उसमें लिखे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच all the basic rule and the basic principle are mentioned there, how we will govern a country। यानी एक देश कैसे चलेगा, एक देश पे शासन कैसे किया जाएगा, वो सब कुछ कहां मेंशन होता है? इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी संविधान की बुक में अच्छे से मेंशन होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी अगर आपसे पूछे संविधान क्या है, तो संविधान हमारा जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक रूल और प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ लिखा होता है जिससे एक कंट्री अच्छे से गवर्नेंस यानी शासन करेगी। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी एक देश को संविधान की आखिर क्यों जरूरत है? क्या बिना संविधान के देश नहीं चल सकता है? देखो एक चीज समझ लो, अगर कोई भी गेम खेलना हो ना, और गेम के अगर रूल ना हो ना, तो फिर कोई जीत नहीं सकता, हर कोई वहां पे बेईमानी करेगा और हो सकता वही जीत जाए। रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो एक दायरा सीमित कर देते हैं कि हाँ एक गेम इस तरीके से होगा और वो बिल्कुल फ्री और फेयर होगा। वैसे एक कंट्री को, एक देश को चलाने के लिए अच्छे रूल चाहिए होते हैं, अच्छे लॉज चाहिए होते हैं, जिससे हर एक कंट्री अच्छे से चल सके।
जैसे अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप देखोगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट यानी जाति के लोग मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे। अब सबको एक साथ रखना और सबको अच्छे से रखना और सब लोग यूनाइट होकर रहें, सब लोग शांति से रहें, इसके लिए तो भाई बिना रूल और लॉ के तो सारी चीजें हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, यानी संविधान जो है इट लेज डाउन द आइडियल ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के जितनी भी आइडियलिस्टिक चीजें होती हैं, हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक कल्चर यानी हर एक धर्म, जाति, संस्कृति के लोग एक देश में अच्छे से रह सके, वो सारे आइडियल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखे होते हैं, जिसको एक कंट्री अच्छे से फॉलो करती है। इट डिफाइंस द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। एक जो सोसाइटी है, जो समाज है, आखिर वो किस तरीके से अच्छे से रहे जिससे वो देश में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी लड़ाई ना हो, है ना। ज्यादातर देशों में आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्या होता है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, एक रिलीजन को प्रायोरिटी ज्यादा दे दी जाती है, एक को कम दे दी जाती है, तो उससे वहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे जो विवाद होते हैं, इन सबको खत्म करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट यानी संविधान की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट प्रोवाइड रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग द कंट्री। यानी एक देश किस तरीके से गवर्न करेगा, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, कॉमन पीपल के पास क्या पावर होगी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है। इट डिफाइंस द पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा राजनीतिक तंत्र है यानी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करेगा, उसके पास पावर क्या होगी, है ना, कॉमन पीपल के पास क्या पावर होगी, ये सब प्रॉपर मेंशन्ड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। कई बार क्या होता है ना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, जो पावर में बैठे हुए लोग होते हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से जानते हो, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जानते हो, तो आपको यह पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गवर्नमेंट को भी पावर देता है, लेकिन कॉमन पीपल को भी पावर देता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके ना, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जरूरत है। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजॉरिटी डोमिनेंस। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी पॉपुलेशन कम हो, और मेजॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक रिलीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे, और एक रिलीजन की पॉपुलेशन कम है वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो अक्सर कर देखा जाता है जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं, जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उन माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक लोगों को भी पावर देता है, राइट्स यानी अधिकार देता है कि जब कोई आपको परेशान करे, जब आपके ऊपर कोई दबाव बनाए, तो आप अपनी पावर का किस तरीके से उस कंट्री में यूज कर सकते हो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो। इट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम डिसीजन दैट मे हार्म देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। यहां तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें यह भी मेंशन होता है कि एक सिटीजन को कौन सा डिसीजन लेना है जिससे उसको लॉन्ग टर्म पे कोई नुकसान ना हो। अक्सर कर आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन है कि गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होगी, पार्लियामेंट के पास क्या पावर होगी, कॉमन सिटीजन के पास क्या पावर होगी, सब कुछ मेंशन्ड है। और हम लोगों को प्रॉपर राइट्स भी मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सोचिए एक कंट्री में केवल एक ही गवर्नमेंट लंबे समय तक राज करे, है ना, तो वो क्या होगी, डिक्टेटरशिप, तानाशाही करेगी। तो उस तानाशाही को भी रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल दिए हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक रहेगी, 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जब कोई अपने आप को प्रूव कर देगा जनता के बीच में, वही आकर के दोबारा से रूल करेगा। यानी आप क्या देख रहे हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये तक पावर देता है कि हम गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो संविधान में बहुत बड़ी ताकत होती है। संविधान इसीलिए देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना संविधान के एक अच्छा देश अच्छे से गवर्न नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी देश के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में
क्या कॉन्स्टिट्यूटिव रूल यानी मूलभूत नियम होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स आर द फंडामेंटल रूल दैट डिफाइन हाउ इंस्टीट्यूशन, गेम और सिस्टम फंक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हर एक गेम के एक बेसिक रूल होते हैं, हाँ होते हैं सर। तो उसी तरीके से एक कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ बेसिक रूल और प्रिंसिपल होते हैं। उन्हीं रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल यानी मूलभूत नियम बोलते हैं। जैसे हमारे देश को चलाने के कई सारे तरीके हैं। हमारे देश में बताया गया है कि एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, बताया गया है पार्लियामेंट होगी, है ना, प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, सबका टेन्योर फिक्स होगा, ये इतने साल के लिए रहेंगे और फिर उसके बाद इनका इलेक्शन होगा। तो जिस तरीके से गेम में कई सारे रूल और लॉ होते हैं, वैसे ही किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कई सारे रूल और लॉ होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो अगर इतनी देर में कुछ समझे हो। आ कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली कंटेन्स, संविधान में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल किया जाता है? केवल रिलीजियस रूल, केवल बेसिक रूल और प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्लान्स एंड ओनली, या फिर इलेक्शन रिजल्ट ओनली? तो बताओ भाई, सब कुछ शामिल किया जाता है या कुछ कुछ शामिल किया जाता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, है ना, और उस एग्जाम्पल के जरिए आप ये समझ जाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में नीड इतनी ज्यादा क्यों है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेपाल का संविधान, है ना। नेपाल के संविधान के बारे में मैं बताता हूं। एक्चुअल में नेपाल वाज अ अर्लियर मोनार्की। मोनार्की मतलब समझते हो, जहां पे किंग का रूल हो। किंग के रूल में क्या होता है पता है? किंग के रूल में किंग के पास सारी पावर होती, कॉमन पीपल के पास कोई पावर नहीं होती है। किंग जो चाहेगा वो करेगा, किंग लंबे समय तक राज करेगा, किंग को कोई हटा नहीं सकता, किंग अच्छा करे बुरा करे सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नेपाल में एक टाइम हुआ करता था जहां पे मोनार्की सिस्टम यानी किंग का रूल हुआ करता था। इन 1990 कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दैट अथॉरिटी ऑफ द किंग, यानी आप ऐसे समझ लो 1990 में वहां पे जो किंग था ना, उसी के पास सब कुछ पावर थी। अब लोग क्या चाहते थे? अ पीपल्स मूवमेंट फॉट फॉर डेमोक्रेसी। लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। जब कॉमन लोग रूल करते तो कहोगे सर हम लोग कब से नेता बनने लगे? हम लोग रूल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? अपने पसंद की गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन। दैट वी विल नोन डेमोक्रेसी, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो 1990 के समय क्या हुआ? नेपाल में जो कॉमन लोग थे वो चाहते थे मोनार्की खत्म होकर के डेमोक्रेसी आ जाए। इन 2006 द पावर ऑफ द किंग वर ब्रॉट टू एंड। 2006 वो समय आया जहां पे लोगों का जो प्रोटेस्ट थे, जो मूवमेंट थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो सारे मूवमेंट रिजल्ट लेकर के आए। क्या हुआ? 2006 में फाइनली जो किंग की पावर थी वो खत्म हुई एंड नेपाल एबॉलिश द मोनार्की इन 2008। और 2008 में पूरी तरीके से नेपाल से मोनार्की सिस्टम यानी किंग का रूल खत्म हो गया। द पीपल एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। और जो कॉमन लोग थे, अब उन लोगों ने क्या किया भाई? किंग का रूल खत्म हो गया, अब डेमोक्रेसी आई। नेपाल में प्रॉपर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट बनी। अब उस गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया जहां पे ना केवल गवर्नमेंट के पास पावर, बल्कि कॉमन पीपल के पास क्या पावर होगी, कॉमन सिटीजन के पास क्या पावर होगी, ये सब उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटिक आइडियल्स फॉर विच पीपल हैड स्ट्रगल। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन किया गया कि भैया लोगों ने क्या संघर्ष किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन किया गया कि भैया जिन लोगों, कॉमन पीपल जो है ना, उनके पास क्या पावर होगी, है ना। कॉमन पीपल के पास क्या पावर होगी, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, किस तरीके से एक कंट्री चलेगा जहां पे हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक जेंडर, हर एक कल्चर के लोगों को बढ़िया से प्रिजर्व किया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए और हर एक व्यक्ति का वेलफेयर यानी कल्याण किया जाए, है ना। तो ये सब कहां मेंशन? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली बार नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया। समझ में आया? अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन होने से कई सारे फायदे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमेशा पावर के मिसयूज को क्या करता है? रोकने का काम करता है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा जो है ना, पावर को मिसयूज करने से रोकता है। जैसे आप अक्सर कर देखते होंगे हमारे देश में या किसी भी देश में, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे श्रीलंका का एक एग्जांपल बताता हूं। जब श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, कब हुआ? श्रीलंका जब 1948 में इंडिपेंडेंट होता है ना, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट होता है? 1948 में जब इंडिपेंडेंट हुआ। तो श्रीलंका में जो थे ना, बुद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा थे।
है ना। अराउंड अगर मैं आपको बताऊं 74% लोग जो थे वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट लोग थे, है ना। और आप देखोगे 18% लोग क्या थे, 18% तमिल लोग थे। अब हुआ क्या कि ये जो बुद्धिस्ट लोग थे ये आप देखोगे मेजोरिटी में है, यानी बहुसंख्यक में, बहुसंख्यक का मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और ये आप देखोगे माइनॉरिटीज में है, यानी अल्पसंख्यक में इनकी पॉपुलेशन कम है। तो हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये कि जो मेजोरिटी लोग थे उन लोगों ने इनके ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया, यानी अपना संप्रभुत्व स्थापित कर लिया। इन लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए। जब श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें सारी प्रायोरिटी केवल बुद्धिस्ट लोगों को दी गई, बुद्धिस्ट लोगों को जॉब दी गई, बुद्धिस्ट लोगों की रिलीजन की रिस्पेक्ट करी गई, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करी गई, लेकिन तमिल लोगों की एक बात नहीं एक्सेप्ट करी गई। लगातार लोग प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। ठीक उसी प्रकार से जो अगर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरीके के लोगों, जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक जेंडर, हर एक लैंग्वेज के लोगों की रिस्पेक्ट करी गई है। अगर कोई पॉपुलेशन में कम भी है ना तो उनको भी पावर दी गई। जैसे हमारे यहाँ पे ट्राइबल यानी आदिवासी लोग माइनॉरिटीज में होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि इनके लिए ये सारी चीजें करी जाएंगी, इनके कोई अधिकार नहीं छीन सकता। ठीक उसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अल्पसंख्यकों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। डेमोक्रेसी डज नॉट मीन दैट मेजोरिटी कैन ऑलवेज इंपोज द डिसीजन। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कि केवल जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी बस उन्हीं के पास पावर होगी, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक के पास कोई पावर नहीं होगी। ना 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 ना, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज अगेंस्ट द ट्रेनरी ऑफ द मेजोरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हमेशा क्या करता है, मेजोरिटी को भी पावर देता है और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक को भी पावर देता है। इसलिए देता है कहीं माइनॉरिटीज का, जो अल्पसंख्यक है, उनका किसी तरीके से शोषण ना हो। टू फॉर्म ऑफ डोमिनेटिंग आर मेंशन्ड, और हमारे दो तरीके के क्या कहते हैं, जो है ना डोमिनेशन को, यानी क्या कहते हैं, दो प्रकार के जो है प्रभुत्व को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया गया है। एक होता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस, मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे अपना दबाव बनाने का प्रयास करती, और एक होती इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस, मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी को लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये प्रॉपर मेंशन किया गया है, अगर कोई माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक है तो उसको स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे नागालैंड है ना, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, एक्चुअल में इन लोगों के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बहुत अलग है ना। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो वो लोग हमेशा अपने कल्चर यानी संस्कृति को बचाने के लिए डिमांड करते रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है, आर्टिकल नंबर 371 के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत, उन लोगों के कल्चर यानी संस्कृति पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए कि आप नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा लंबे समय तक रहने नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका कल्चर इंपैक्ट हो सकता है इस वजह से। तो ये सब संविधान ही ताकत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ताकत देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग देना, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व क्या कहलाता है, उसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज होती है, एक और चीज होता है, संविधान हमें स्वयं से भी बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। आपको पता है कई बार क्या होता है, जब गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती, सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, सम टाइम पीपल में टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द टेम्परेरी इमोशन दैट कैन हार्म देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स सच एज डिसीजन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, people might temporarily want a dictator because of political conflicts, but the constitutional safeguard prevents the easy destruction of citizen rights and freedom। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ किसी भी देश में हो, किसी देश में क्या होता है, जब लगातार लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि देखो गवर्नमेंट हमें ये चाहिए वो चाहिए, और गवर्नमेंट बात नहीं सुनती है, तब लोग जानते हो क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, हम लोग जो है ना, हम चाहते हैं डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही आ जाए, एक ही व्यक्ति एक ही गवर्नमेंट को लंबे समय तक चलाता रहे। देखो राजा बाबू, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें मेंशन्ड होती है ना, वो बहुत सोच समझ के लिखी जाती हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है। जब हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। लगभग
299 लगभग 300 लोगों ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रयास किया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों के का आगे चल करके आने वाले 100 साल तक किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना। और टाइम टू टाइम अगर हमको लगता है ये गवर्नमेंट अच्छे से नहीं काम कर रही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तक भी दिया हुआ है कि आप 5 साल तक वेट करिए, अगर गवर्नमेंट अच्छा नहीं काम कर रही तो आपके पास अधिकार है, राइट है कि आने वाले 5 साल में आप गवर्नमेंट तक चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यार डेमोक्रेसी अच्छी नहीं, डिक्टेटरशिप अच्छी है, तानाशाही अच्छी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेट लिए जाते हैं। एक लॉ बनाना होता है, बनाने के बाद लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, चर्चा चलती, सालों लग जाते, पेंडिंग केस पड़ जाता है और बहुत लंबे समय बाद वो लॉ पास होता है। देखो डेमोक्रेसी में यानी प्रजातंत्र में कोई भी लॉ बनाने में प्रक्रिया में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा डिसीजन आता है जिससे सबको फायदा हो। इसलिए बहुत बार क्या होता है, हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, हमें गलत डिसीजन नहीं ले, अगर गलत डिसीजन लेंगे तो लॉन्ग टर्म पे हमारी ही लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र का रास्ता अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमको आने वाले टाइम पे बेस्ट ही रिजल्ट मिलता है। डेमोक्रेसी में चीजें लेट है, ये कहते नहीं, कहावत नहीं है, भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है, वैसे ही डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र है, यहां देर है बट अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन न्याय सबको मिलता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में न्याय की उम्मीद छोड़ दो, जो उस समय का बैठा हुआ हेड होगा वो जो चाहेगा वही करेगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए हमें संविधान जो है ना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, अब देखो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको अपने मन से बताना चाहता हूं। आखिर भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें दी है ना, भारतीय संविधान की हर एक बात को मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे से बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिख करके आपको समझाना चाहता हूं, जो वहां पे लिखा उसको छोड़ दो। देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है, इसको बनाना इतना आसान नहीं था। भारत के संविधान को बनाना वास्तव में इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि देखो जब भारत का संविधान बनाया गया ना तो उस समय भारत देश का बंटवारा भी हुआ। भारत देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में। आपको पता है हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 6 दिसंबर 1946 को। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और इसका एम क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। क्या था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान को बनाना। और आपको पता है भारत का संविधान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 वो दिन था जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के रेडी हुआ, वो कौन सा दिन था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के रेडी हुआ? वो आपका था 26 नवंबर 1949 था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो गया था। एंड नहीं लिख लो, यहां पे रेडी लिख लो, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी कब हुआ? इस दिन बन करके रेडी हुआ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे, यानी संविधान सभा को में आखिर टोटल कितने मेंबर थे? तो भैया हमारी संविधान सभा में टोटल मेंबर 299, अप्रॉक्स 300 लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारी कमेटी बनाई गई थी जिनका काम था फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी। उन कमेटी में एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी उसका नाम था। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे बड़ा काम था, क्या सबसे बड़ा काम था? सबसे बड़ा काम था डिसीजन लेना। कोई भी लॉ या रूल उस समय जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी ना, तो सबसे पहले इस कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब सोचो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है
जहां पे करोड़ों लोग रहते हो, जहां पे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हो, और ऐसा डिसीजन लेना है कि आने वाले कई वर्षों तक कोई ये ना कह सके कि हमारे साथ गलत हुआ है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत टफ काम था, और डिसीजन लेने वाला का तो सबसे टफ काम था। इसी कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर B.R. अंबेडकर इस के अध्यक्ष थे, यानी चेयरमैन थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते। सबसे टफ काम इन्हीं का था ना, इस वजह से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इन्हीं को बोलते हैं। भारतीय संविधान का फादर यानी जनक इन्हीं को बोला जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके रेडी हो गया था, लेकिन इनैक्ट यानी लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन से हमारा कंट्री जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री हो चुका था, गणराज्य बन चुका था। इसीलिए हम अपने 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। मतलब भारत देश का संविधान जिस दिन लागू हुआ, उस दिन से भारत में अब कोई भी दूसरे देश का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा। भारत देश का जो हेड होगा वो भारत के लोगों द्वारा चुना जाएगा। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर के रेडी हुआ, आपको पता है भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो कई सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में है ना, ये एक ऐसा संविधान है जिसको हम लोग सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री कहते हैं। इंडिया में सब इससे बड़ा लॉ कोई और नहीं हो सकता है। सर्वोच्च नियम मतलब समझ लो यही है। हर एक चीज मेंशन करी गई है इसमें। गवर्नमेंट की पावर, गवर्नमेंट का फंक्शन, कॉमन पीपल की पावर, और हर एक सिटीजन की पावर, हर एक रिलीजन की पावर, हर एक कास्ट, हर एक कल्चर के लोग, सबकी चीजें इसमें मेंशन करी गई हैं। बहुत सारी चीजें तो आप जानते भी नहीं हो कि आपके पास एक्चुअल में राइट्स यानी अधिकार क्या है। आज हम उन राइट्स अधिकारों की भी चर्चा करेंगे कि एक आम नागरिक के पास क्या क्या अधिकार है। ये जान करके तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे पास वास्तव में कितने सारे अधिकार हैं, राइट्स है, तो उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें टोटल अप्रोक्स कितने मेंबर थे। ठीक है, अब आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एक दिया है जिसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघवाद। आपको पता है फेडरलिज्म क्या होता है? जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां पे आज के समय 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इतने बड़े देश को चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो हमारे इंडिया में क्या किया गया? हमारे इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर डाला गया जिसका नाम था फेडरलिज्म यानी संघवाद। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद कुछ और नहीं है, ये है ना, अभी बताता हूं आपको संघवाद का मतलब क्या है। संघवाद कुछ और नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर यानी देश की शक्ति को किस तरीके से बांटा जाए कि हर एक क्षेत्र, हर एक एरिया का अच्छे से विकास हो। जैसे आपको पता है फेडरलिज्म में के तहत हमारे देश की पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि 3 हिस्सों में। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट, यानी हम लोग जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार। इस केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? पूरे देश की रक्षा करना, पूरे देश का वेलफेयर यानी कल्याण करना, पूरे देश को बाह्य शक्तियों से बचाने का काम करना। वहीं पे एक होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं, हर एक स्टेट का डेवलपमेंट करना, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर एक राज्य की अपनी सरकार होती है। उसका काम होता है अपने स्टेट की बाउंड्री के अंदर रह करके अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना। और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है ना, जिसको हम लोग स्थानीय सरकार बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे आपको पता है गांव गांव
गांव तक का विकास करना, शहर की एक एक गली तक का डेवलपमेंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पंचायत, पंचायत का काम क्या होता है, गांव का डेवलपमेंट करना। और एक होती म्युनिसिपल, म्युनिसिपल का काम क्या क्या होता है, म्युनिसिपल का काम होता है कि शहर का डेवलपमेंट करना। तो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म अ गवर्नमेंट सिस्टम इन विच द पावर इज डिवाइडेड अमंग थ्री ग्रुप्स, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म यानी संघवाद बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आपको मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। आखिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है हमारे भारत देश को अच्छे से चलाने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं, वो सब लॉ कौन बनाता है, वो सारा लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट यानी संसद का काम होता है लॉ को बनाना, लॉ को बनाने के बाद लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, है ना। और अगर कोई लॉ को ढंग से फॉलो नहीं करता है तो जुडिशरी यानी न्यायालय होता है, उसमें सजा देने का काम करता है, न्याय देने का काम करता है। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री मतलब हमारा इंडिया संसद के द्वारा चलाया जाता है। द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे देश की जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो बैठे हुए लोग होते हैं, चाहे जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा की मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं राज्यसभा, यहां पे जो लोग होते हैं इनको प्रॉपर इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनको हम कॉमन पीपल खुद इलेक्ट करके यहां पे बैठाते हैं, और यही लोग बैठ करके पार्लियामेंट में हमारे लिए लॉ बनाते हैं, बिल बनाते हैं और उसको पास करते हैं। जैसे कोई रोड बननी है तो उसका सड़क का टेंडर पास होना है, रोड बनाना है, कहीं पे एम्स बनाना है, आईआईटी बनाना है, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए कोई बजट लाना, ये सब हमारी पार्लियामेंट होती है। तो हमारे यहां पे जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या होता है, आप देखोगे यहां पे महिला भी दिख रही, पुरुष भी दिख रहे, सब तरीके के लोग दिख रहे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है राइट टू वोट फॉर एवरीवन, यानी सबको वोट देने का अधिकार है। हमारे यहां पे कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये बोला है ना। और हमारे यहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि वाली सरकार होती है जिसको हम लोगों ने खुद चुना होता है। अगर हमने किसी को चुना है तो इसका मतलब क्या है, देखो आपको अपनी पसंद पे शक है क्या, आपने अपने एरिया में किसी एक व्यक्ति को क्या कहते हैं जिता करके मान लो पार्लियामेंट में भेजा, क्यों आपने उसी को वोट दिया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है वो अच्छा काम करता है, अगर वो पार्लियामेंट में जाएगा तो अच्छे लॉ बनाएगा, हमारी बात को, हमारे एरिया के हर एक मुद्दे को वहां पे उठाएगा और हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो अगले 5 साल में जब वोट मांगने आएगा तो पूछेंगे भैया अब तुमको काहे वोट दे दें, तुमने तो काम कुछ नहीं किया है, तो फिर वो जवाब देगा। तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है टू दी पीपल, वो उसको जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अब हम आते हैं राज्य और सरकार में क्या अंतर है ना। वैसे तो ये आपको पहले ही भी बताया है राज्य और सरकार में क्या अंतर है ना, तो इस वाले हिस्से को छोड़ते हैं, आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे पावर का डिवीजन एक तो इस तरीके से किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश को संभालेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राज्य को संभालेगी, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्थानीय सरकार को संभालेगी, है ना, गांव और शहरों में विकास करेगी। लेकिन अगर ये तो हो गया ये चीज पावर का डिवीजन, आपको पता है इसी तरीके से हमारे यहां पे पावर का डिवीजन एक और तरीके से किया गया है। जैसे लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। हमारे देश में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब कौन बनाता है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका बनाती है। यानी हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा है। जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, है ना, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ये सब हमारे किसके हिस्से हैं, वो हमारे लेजिस्लेचर के हिस्से। विधायिका का काम क्या होता है, मेक्स लॉ को बनाना, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका। इसका काम क्या होता है, जो लॉ को बनाया है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना और गवर्नमेंट को अच्छे से रन करना। सपोज करो आप क्लास 8 के बच्चे हो और आप क्लास 8 के बच्चों के लिए क्या हुआ, पार्लियामेंट में एक बिल पास करने का डिस्कशन चल रहा है कि क्लास 8 में जो बच्चा टॉप करेगा उसको बढ़िया सा मैकबुक प्रो दिया जाएगा। अब ये लॉ
लॉ कहां पे पास होगा, ये लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट ने बनाया बिल, पास कर दिया। अब पास होने के बाद अब हर एक बच्चे तक पहुंचाना भी तो है, तो ये पहुंचाने का काम, इस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव का काम है, जिस बच्चे ने भी क्लास 8 में टॉप किया उसको बढ़िया से एक मैकबुक प्रो दे दो। अब बात करते हैं ज्यूडिशरी की। किसकी बात करते हैं, ज्यूडिशरी का काम क्या होता है, ज्यूडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका। और इस न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम बताता हूं आपको। न्यायपालिका जैसे मान के चलिए लेजिस्लेचर ने लॉ को बनाया, लॉ को पास कर दिया, अब उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। और मतलब सब बच्चों तक वो लैपटॉप पहुंचाने का काम कर रही है। मान के चलो 100 लैपटॉप थे, केवल 10 लैपटॉप बचे, 90 लैपटॉप मतलब बच्चों तक पहुंचे नहीं है। तो एक बच्चे को पता चला यार ये गवर्नमेंट जो है 2 साल से हमारे लैपटॉप ही नहीं दिए और लॉ पास हो रखा हुआ है और हम टॉपर भी है। तो ज्यूडिशरी क्या काम करती है, ज्यूडिशरी यानी कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, ये हमको जजमेंट देने का काम करती है, जस्टिस देने का काम करती है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको पनिश देने का काम करती है। यानी हमारे यहाँ पे पावर को ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है, इसके अलावा लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को फॉलो कराती है, और ज्यूडिशरी जो जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय प्रक्रिया को मैनेज करती है। तो इन्हीं में भी डिवाइडेड की गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो संविधान वाली बुक है, हमारे संविधान की बुक में अगर आप देखोगे तो टोटल जो पार्ट यानी भाग दिए, जैसे चैप्टर होते हैं ना, नंबर ऑफ चैप्टर बुक में होते हैं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट यानी भाग दिए हैं, टोटल 22 भाग दिए हैं, यानी 22 चैप्टर दिए हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो टोटल भैया अनुच्छेद कितने दिए हैं, 395 आर्टिकल आपको दिए हुए हैं, और साथ में कुछ शेड्यूल भी दिए हैं, अनुसूचियां भी दी हैं। और वो अनुसूची कितनी है, वो अनुसूचियों की संख्या है 12, है ना। हमारे जैसे हर एक बुक में क्या होते हैं, चैप्टर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर दिए हैं, 395 आर्टिकल, अनुच्छेद दिए हैं, है ना। और सब में सब कुछ बताया गया है कि पार्लियामेंट किस में होगी, प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या काम करेगा, लोकसभा का काम क्या होगा, राज्यसभा का काम क्या होगा, कॉमन पीपल यानी कॉमन सिटीजन के पास क्या पावर होगी, ये सब कुछ कहां मेंशन किया गया है, ये सब कुछ मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। ऐसे ही कॉमन सिटीजन के लिए एक पावर दी गई है, उस पावर का नाम क्या है, उस पावर का नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में जाएंगे, पार्ट मतलब भाग नंबर 3 में जाएंगे, और आर्टिकल नंबर अगर हम, आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर अगर हम किस में जाएंगे, 12 से 35 में जाएंगे, तो वहां पे दिया है कि कॉमन सिटीजन के पास क्या पावर है, जिसमें यह बताया गया कि कॉमन सिटीजन को टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये 6 मौलिक अधिकार हर एक भारतीय, हर एक इंडियन को दिए गए हैं, है ना, हर एक। ये क्यों दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि कोई भी कॉमन सिटीजन के साथ इंडिया में उसको ये ना लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा। अगर कुछ गलत होता है, उसके राइट्स, अधिकार छीने जाते हैं, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। यानी फंडामेंटल राइट हमें यह पावर देता है कि अगर आपके साथ कुछ भी आपके राइट्स छीने जाते हैं, तो भैया डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाकर सकते हो, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। इसीलिए आपको पता है फंडामेंटल को हम लोग सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा बोलते हैं। आपको पता है हमारे संविधान की आत्मा इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं, किसको, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को। तो आइए जरा देखते हैं 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से दिए हैं। 6 फंडामेंटल राइट दिया है, जैसे पहला दिया है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक का और शिक्षा का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार, ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो आइए जरा एक एक करके फंडामेंटल राइट को समझते हैं। जैसे पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में दिया है। इसमें यह बताया गया कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए इक्वल लॉ है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी कल्चर का व्यक्ति हो, सबके लिए लॉ रूल बराबर होंगे, किसी के लिए कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब आप कोर्ट में जाओगे तो यह नहीं देखा जाएगा कि आप किस रिलीजन, किस कास्ट, किस व्यक्ति हो। आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाओगे तो आपको सब इक्वल मौका दिया जाएगा। दैट वी विल नोन राइट टू इक्वलिटी। अगर जिस दिन आपको लगे कि आपके राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, दैट सुप्रीम कोर्ट में आप अपने इस राइट का यूज करके सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंज कर सकते हो कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। राइट टू फ्रीडम, हमारे देश में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे यहां पे सबको बोलने की आजादी है, अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन ग्रुप बना सकता है ना, मूवमेंट कर सकता है। अगर लगता है कि आपको गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम नहीं करे तो आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, आप आवाज तक उठा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोकता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण करना। कई बार क्या होता है, हमारे ही देश में कई बार लगता है बहुत लोगों को कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हम जनसंख्या में कम है इसलिए शोषण किया जा रहा है, हम इस कास्ट यानी जाति के हैं लिए हैं इसलिए शोषण किया जा रहा है, हमारा ये धर्म है इसलिए शोषण किया जा। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो 14 से 18 में ये दिया है, 19 से 22 में आपका आर्टिकल नंबर ये दिया है, और 23 से 25 में हमारे 23 और से 25 में आप देखो, 23 और से 24 में हमें यह दिया हुआ है कि अगर भारत में किसी भी व्यक्ति का शोषण किया जाए, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाए, है ना, बच्चे से जबरदस्ती लेबर वाला काम कराया जाए, 14 साल से कम के उम्र के बच्चे का अगर जबरदस्ती लेबर का काम कराया जाए और आप देख रहे हो ना, तो आप सीधा कुछ ना करो, आप उस बच्चे को लो और जो भी फैक्ट्री वाला या जो उससे कम काम करवा रहा है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दो और बताओ कि ये बच्चा है, 14 साल से कम का है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में मेंशन किया गया कि किसी भी बच्चे के साथ शोषण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पे शोषण किया जा रहा है, फिर देखना वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी जो काम करवा रहा है उससे। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 में मेंशन किया गया है, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में क्या मेंशन किया गया है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मानना चाहो आप मान सकते हो। सिटीजन हैव द राइट टू प्रैक्टिस, कोई भी अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है और अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर सकता है। किसी को जबरदस्ती ये कंपल नहीं किया जाएगा कि तुम इस धर्म को मानो, इस धर्म की रिस्पेक्ट करो। आप अपने अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, आप अपने धर्म की पूजा करो, अपने ईश्वर की पूजा करो। इंडिया में कोई इस तरीके से किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता। अगर किसी पे बनाया जा रहा है तो आर्टिकल नंबर 25-28 में आपको यह अधिकार दिया गया कि अगर आपके कोई भी जबरदस्ती आपके ऊपर धर्म बदलने के लिए आरोप लगाता है या करने की कोशिश करता है, तो आप उस राइट का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जाओगे और उस व्यक्ति या वो उस कम्युनिटी उनके खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे और वो अगर गिल्टी यानी अपराधी पाए जाएंगे तो सीधा उनको जेल होगी। आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया गया है, क्या दिया गया है, 29 और 30 में दिया है कि हर एक संस्कृति और एक शैक्षिक का अधिकार होगा। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो होते हैं आरएसएस के कॉलेज में पढ़ते हैं, कई लोग मदरसा के कॉलेज में पढ़ते हैं। सबको पहली बात शिक्षा का अधिकार सबको है और सबको अपने अपने धर्म की जानकारी में भी पढ़ने का अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है ना, वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर। अगर कोई भी धर्म को यह लगता है कि भाई वो अपने धर्म के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहता, अपने समुदाय के लोगों को, तो वो अपने हिसाब से अपना स्कूल बना सकता है। इसलिए मुस्लिम लोगों ने मदरसा बना रखा है, हिंदू लोगों ने अपने आरएसएस के स्कूल बना रखे हैं। सबके अपने अलग अलग तरीके के एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कॉमन स्कूल भी रख सकते हैं, है ना, और सबको शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा एक और दिया है राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल एमेडीज आर्टिकल नंबर 32, जिसमें लिखा है सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। जब आपको लगे कि आपके इन सारे फंडामेंटल राइट को कोई दबाने का प्रयास कर रहा है, तब आर्टिकल नंबर 32 यानी अनुच्छेद नंबर 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हो, है ना, कि ये हमारा अधिकार है और ये हमें छीनने का कार्य कर रहे हैं। यानी आपको पता है हमारे सारे फंडामेंटल राइट यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकार का गार्जियन कौन होता है? गार्जियन कौन होता है? तो इन मौलिक अधिकार का जो गार्जियन है, जो हमारा गार्जियन है, वो और कोई नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने का प्रयास करे तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। समझे राजा बाबू? इसके अलावा देखो, ये तो तुम्हारे अधिकार हो गए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास क्या पावर है। अब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पे दिए हैं? ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप पार्ट नंबर 3 यानी भाग नंबर 3 में जाओगे और आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद आप जाओगे 36 से 51, तो वहां पे ये मेंशन किया गया है कि एक राज्य की सरकार को क्या क्या काम करना है। जैसे आपको पता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, हर एक राज्य की सरकार को क्या क्या काम करने हैं ना, वो सब कुछ इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इसमें मेंशन किया गया है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे वर डिजाइन टू प्रमोट। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से सामाजिक सुधार करना है, समाज में हर एक वर्ग के लोगों के लिए क्या सुधार करना है, क्या क्या उनके लिए योजनाएं लानी है, ये सब मेंशन किया गया है। क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार क्या क्या करना है, जिससे समाज का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ सके, कोई गरीबी ना देखे। साथ में और ऐसी सरकार को नीतियां लानी है जिससे रिड्यूस यानी कम हो क्या, पॉवर्टी, गरीबी को कम करने वाली सरकार को नीतियां भी लानी है, गरीबी कम करने वाली नीतियां। तो ये सब कुछ मेंशन, सरकार, एक राज्य सरकार है ना, क्या क्या काम करेगी, ये सब कुछ मेंशन किया गया है डीपीएसपी में, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, आपकी परीक्षा में ये सेकुलरिज्म यानी बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता, इस वर्ड का मतलब मैं अगर आपको सिंपल से शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों का सम्मान करना। हमारे संविधान में इस शब्द को जोड़ा गया है, सभी धर्मों का सम्मान करना। हमारे संविधान में इस शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जरूरी है, हमारे भारत देश में अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बौद्ध, जैन, सब रहते हैं, और सारे धर्मों की प्रॉपर रिस्पेक्ट हो। हर एक धर्म के लोग, हर एक रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को अच्छे से बिलीव कर सके, कोई इन पे दबाव ना बना सके। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड ऐड किया गया जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, यानी हर एक व्यक्ति को हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है ना। अ सेकुलर स्टेट इज अ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। मतलब भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब क्या है, भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, भारत सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए भारत का कोई ऑफिशियली एक रिलीजन नहीं है। समझ गए? इसीलिए आपको पता है ये सब जो सेकुलरिज्म है ना, ये सेकुलरिज्म वाला शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। हमारे संविधान में ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये पहले नहीं था। सोचने वाली बात है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तब ये शब्द नहीं ऐड ऑन होता। हमारे संविधान में इस शब्द को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके। 42वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम लोग संविधान संशोधन कहते हैं। हमारे संविधान में संशोधन किया गया और तब इस वर्ड को ऐड किया गया कि हमें भैया सारे रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी है। बड़ी लेट में ये चीज आई, है ना। इसके अलावा
तो हमारे संविधान में ये चीज कब आई पता चल गया ना, हमारे संविधान में ये चीज आई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तब राजा बाबू हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष बना था। उससे पहले भारत में सेकुलरिज्म वाला वर्ड नहीं था। और इसी समय जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उस समय सेकुलरिज्म जैसा वर्ड यूज किया गया। और साथ में 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उस समय एक और चीज को ऐड किया गया, एक और चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। जैसे हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिसमें कॉमन पीपल के पास बहुत सारी पावर दे दी गई, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल राइट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 6 के 6 हमको अधिकार दिए गए। अगर कोई हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, मैंने बताया। लेकिन एक आम नागरिक को अधिकार के साथ साथ कुछ ड्यूटीज यानी कर्तव्य भी दिए गए हैं। उन कर्तव्य को, उन ड्यूटीज को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। हमारे एक संविधान में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, और उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद नंबर 51A, है ना, 51 के। उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई कि हर एक कॉमन सिटीजन को भारत देश के लिए क्या क्या काम करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज। द चैप्टर नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडमेंट ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। इसमें यह बताया गया कि एक आम नागरिक को क्या क्या करना है। जैसे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई, कितनी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, हमें नेशनल फ्लैग का सम्मान करना है, हमें अपने प्यारे जो क्रांतिकारी, जो रिवॉल्यूशनरी पर्सन है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। 14 साल के, 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको बढ़िया से एजुकेशन, उनके पेरेंट्स उनको दिलवाने के लिए स्कूल तक लेके जाएंगे। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रॉपर मेंशन करी गई हैं। तो एक आम नागरिक को इंडिया में अधिकार भी दिए गए हैं और कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। इसी के साथ राजा बाबू ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहां पे ऐड कर दिए हैं कि आखिर लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेपाल में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अपनाया, है ना। फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या होता है। सेपरेशन ऑफ पावर को समझाइए, शक्तियों के विभाजन को समझाइए। बहुसंख्यक का अत्याचार क्या होता है, ये आपको बताना है। 6 मौलिक अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स के नाम लिखने हैं। राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है, ये बताइए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी हैं, ये बताइए। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज यानी सर्वमताधिकार क्या होता है, ये बताइए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए, है ना। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेहतर फीचर हैं। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी है ना। हम लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आप लोगों के होमवर्क की बारी आती है। होमवर्क में क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या, कि लेक्चर नंबर जो भी है आपका, है ना, या चैप्टर नंबर। जैसे चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान कंप्लीटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में प्रॉपर अच्छे से लिखना है। बाकी राजा बाबू आपको यह भी बताना है कि आप लोग नेक्स्ट कौन से चैप्टर का वन शॉट लेक्चर अच्छे से चाहते हो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। देखो एक चीज समझना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब इतने कम समय में समझना आसान नहीं है, ये बात को समझ लो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में राजा बाबू जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए हो, उसको 1 घंटे में हम कैसे समझ सकते हैं। आप छोटी क्लास में हो, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर क्या दी गई है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते, ये सब आपने अभी समझ लिया। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वास्तव में आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते जाओगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगा, कोशिश एक काम करना,
कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से जानने का प्रयास करो। आप ये समझो कि गवर्नमेंट की पावर क्या है, कॉमन पीपल के पास पावर क्या है, हर एक चीज को समझने का प्रयास करो। कोशिश करो कि आप जब तक क्लास में पहुंचो, बड़ी क्लास में, उससे पहले सारी चीजें सीख जाओ। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वन शॉर्ट लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।